यस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एक और लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फेजर डायग्राम क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तकलीफें बच्चों को आती हैं इसमें ड्रॉ करने में, और मेरी उम्मीद है कि कोशिश है कि यहाँ ये क्लास पढ़ने के बाद आप फेजर डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, चाहे वो इंडक्शन मोटर का हो, चाहे सिंक्रोनस का हो, चाहे वो नेटवर्क का हो, चाहे मेजरमेंट के ब्रिजेस का हो, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सिंपल और सेम होता है। तो फेजर डायग्राम क्यों बनाते हैं, पहली चीज ये भी समझना है फेजर डायग्राम से हमें क्या मालूम पड़ता है। फेजर डायग्राम से हम सीखते क्या है, मतलब दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डायग्राम दैट वी हैव टू शो इन दिस लेक्चर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ऊपर, इस स्क्रीन में आप एक मशीन को देख रहे हैं। इस मशीन के ऊपर कुछ स्टेटर लगा हुआ है। ये बेसिकली स्टेटर है, ये इसका एयर गैप है, ये इसका रोटर है। यानी कि ये जो पार्ट है ये बेसिकली एयर गैप है, ये बेसिकली एयर गैप ये रखा है मैंने। तो जब हम करंट देते हैं तो मशीन में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि घूमती है, और उस कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और फिर रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। कंडक्टर्स बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद रोटर के जो कंडक्टर्स में बेसिक करंट फ्लो होता है, वो सब कहानी है। तो स्टेटर का जो पार्ट है, जो स्टेटर का जो पार्ट है वो आपके सामने, ये एक सप्लाई है वो स्टेटर के में जाती है। क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं पर फेज के लिए, तो फेजर भी हम ड्रॉ करेंगे एक फेज के लिए, और जो एक फेज का होगा वो सभी फेज के लिए बराबर रहेगा। बस अंतर ये आता है कि एबीसी फेज सीक्वेंस में 120 डिग्री का डिफरेंस होना जरूरी होता है। तो सप्लाई है, सप्लाई से ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होगा। उस करंट को नाम हमने दे दिया I1। यहाँ जो करंट जाएगा ये R1 X1 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो स्टेटर में वायरिंग की गई है, और जो करंट इस सोर्स से स्टेटर की वाइंडिंग में जा रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू होती है R1, जो कि बहुत कम होती है, हम पहले से जानते हैं। और ये X1 जो होता है वो लीकेज फ्लक्स होता है, कि वो फ्लक्स जो इसमें किसी काम का नहीं है, बस क्योंकि किसी कॉइल में करंट होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो एक लॉस के फॉर्म में, एक यूजलेस फ्लक्स जिसे कहते हैं, किसी काम का फ्लक्स नहीं होता, तो वो उसको हम लीकेज रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इंडक्टर होता है, जो एक और रिएक्टेंस होता है जो कि होता है XM। इसका मेन काम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। जो ये फील्ड घूम रही है, उस जो ये फील्ड कहाँ से आ रही है, बिकॉज देयर इज सम इंडक्टेंस, सम मैग्नेटिक रिएक्टेंस, तो वो ये बेसिकली यही है जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंस है, यानी कि दो इंडक्टर हैं। एक हमारा लीकेज है जो कि किसी काम का नहीं है, केवल एक छोटा सा फ्लक्स जनरेट करता है जो कि बेसिकली नेग्लिजिबल होता है। और एक होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, ये बेसिकली जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये स्टेटर के लिए है। इसमें एक छूट गया RW, वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट्स को आप बोलते हैं। RW को जनरली बोलते हैं वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट। वाइंडिंग लॉस मतलब होता है बेसिकली I2RW। जब मशीन में करंट जाता है तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज सम रेजिस्टेंस इन दी कोर, जैसे दी कोर ऑफ द मशीन, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके अंदर। अगर ये कोर गर्म होती है, दैट वी आर कॉलिंग एज ए वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट। तो दूसरी साइड में हम देख रहे हैं, दूसरी साइड में हमारे पास इंडक्टर है जो कि इस रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है। चूंकि मशीन घूम रही है तो देयर इज ए फंक्शन ऑफ स्लिप। सब कहानी आपको पहले से मालूम है, मैं जस्ट केवल फेजर के बारे में बात करूंगा। और यहाँ डैश इसलिए लगा हुआ है कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर्ड की गई हैं। ये क्वांटिटी सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर्ड की गई है। आप चाहे तो प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सर्किट हमारे पास आ चुका है। दो सर्किट्स बनेंगे, एक प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, और बीच में मशीन है। एयर गैप से होते हुए करंट हमारा बेसिकली जो पावर है वो ट्रांसफर हो रही है। इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में मैंने एक अंतर बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो एयर गैप होता है वो होता ही नहीं है। इसमें उसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है इस तरीके से, और ये इनपुट गई, यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, वायर यहाँ जो फ्लक्स घूम के लौट के आ गया। पर यहाँ जो फ्लक्स जाता है वो एयर से होते हुए जाता है, इसी से एयर गैप।
तो ये एक बड़ा अंतर होता है कि इसमें रिलक्टेंस जो होता है इंडक्शन मोटर में वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका नो लोड करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, मेरा मोटिव है फेजर के बारे में। फेजर क्या होता है, तो हम फेजर जो होता है, हम फेजर के ऊपर थोड़ा सा भी एक डिफाइन करते हैं। वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। सिर्फ केवीएल का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केवीएल का। कैसे कि अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाता हूँ, मान लीजिए ये लूप 2 है और इसमें इस लूप को मैं मान रहा हूँ ये लूप 1 है, तो केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 2 अगर मैं लगाता हूँ तो केवीएल लूप 2 में लगाऊंगा, माइनस से प्लस गए, इट इज बेसिकली माइनस ऑफ E2 डैश प्लस इट शुड बी I2 डैश प्लस इट शुड बी I2 dash, it should be R2 dash by S plus it is J of I2 dash into it is X2 dash. This is equation 1, है ना। तो E2 dash के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज I2 dash it is R2 dash by S। ये क्या चीज़ है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इट इज प्लस ऑफ J I2 dash it is X2 dash। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो एक केवीएल ये लिया, सभी केवीएल इक्वेशन निकाल लो, केवीएल और केसीएल। केवीएल प्लस केसीएल का रिप्रेजेंटेशन होता है फेजर, और कुछ भी नहीं है। कैसे, हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो आ रही है हम इस लूप में लगा देते हैं। तो केवीएल हम कह सकते हैं केवीएल इन लूप 1 लगा दो। जब भी आप फेजर ड्रॉ करें, किसी भी सिस्टम का फेजर ड्रॉ करें, पहले उसका सर्किट ड्रॉ करें। सर्किट ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन लिखें, उसके बाद हम ड्रॉ कर पाएंगे फेजर, ठीक है। तो यहाँ हम लगाते हैं, तो इट इज माइनस ऑफ V1 प्लस इट इज बेसिकली I1 R1, इट इज प्लस J I1 X1 प्लस इट इज बेसिकली E1 इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज I1 प्लस R1 प्लस J I1 ऑफ X1 प्लस E1। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। क्या हमारे पास सिस्टम में और कोई इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है सारी ड्रॉ करनी है। हमारे पास एक केसीएल इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ जो करंट है उसको हम मानते हैं I0। ये करंट तो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली वो क्या है I2 डैश। तो हमारे पास केसीएल इक्वेशन भी बन रही है, केसीएल इक्वेशन। तो एक दो केवीएल है, दो केसीएल है, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल गया तो फेजर तो बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं KCL इज इक्वल्स टू I0, इट इज I0 प्लस इट इज बेसिकली I2 डैश। तो ये हमारी होगी तीसरी इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज, कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है, देखिए यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, जो फील्ड है उसको आप बोल रहे हैं फ्लक्स। उस फ्लक्स ने स्टेटर में क्या, स्टेटर से जो फ्लक्स बना उसने रोटर में क्या प्रोड्यूस किया, उसने रोटर में क्या प्रोड्यूस किया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस किया रोटर में, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रोटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है जनरली हमेशा, गोल्डन रूल जिसे कहते हैं, गोल्डन रूल जिसे कहते हैं कि फ्लक्स ऑलवेज लीड्स EMF बाय 90 डिग्री। तो हम अब समझते हैं, देखिए ये गोल्डन रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि पहले फ्लक्स का चेंज हुआ तब तो EMF आया। तो फ्लक्स ऑलवेज लीड्स EMF बाय 90 डिग्री। तो फेजर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लक्स ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक फ्लक्स है इस तरीके से, ठीक है। ये एक फ्लक्स है और ये फ्लक्स आपके सामने है, और हमारे पास जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी में EMF है, कितना, E2 डैश। तो फ्लक्स अगर लीड करता है 90 डिग्री से EMF से, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीड कर रहा है, तो ये लैग कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा E2 डैश।
समझ में आया? दिस इज फ्लक्स ऑलवेज लीड्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। जो भी इंड्यूस ईएमएफ किसी फ्लक्स से लीड कर, वो बेसिकली जो भी फ्लक्स आ रहा है, अगर वो कोई ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है तो वो हमेशा लीड करेगा इंड्यूस ईएमएफ से। एक चीज और, एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए कि फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा, मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है, और आप अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा लीड होगी, सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग होगी, है ना? सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग होगी अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा लीड पे आएगी, सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग पर आएगी। तो हमें कोई भी एक क्वांटिटी रखनी है, हम जानते थे कि ये लीड कर रहा है तो हमने ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी को यहाँ रख लिया है, मतलब ये हमारा लैग कर रहा था तो हमने उसको सेकंड पे रख दिया। तो पहले हमने इसको ड्रॉ किया, सेकेंडली इसको ड्रॉ किया, तो ये हमेशा याद रखें। अब हमें जो मैंने आपको यहाँ बताया, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। बस हमें अगर केवीएल इक्वेशन जो है हमारे पास, एक केवीएल इक्वेशन ये है, एक केवीएल इक्वेशन ये है और एक केसीएल इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना है फेजर में। तो हम अगर पहले इसको लेके चले तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है, ये वाली, या देख रहे हैं यहाँ पर आ गई है E2 डैश। ये कैपिटल में था तो मैं इसको जरा कैपिटल कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा आ गया E2 डैश। ठीक है, अब मुझे इस केवीएल इक्वेशन को उस फेजर में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास E2 डैश तो आ गया है। अब हमें ये चाहिए है, ये और ये चाहिए, यानी कि हमें I2 R2 डैश चाहिए और I2 X2 चाहिए। I2 R2 इज ए वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, इन सब वोल्टेज को ड्रॉ कर दो फेजर में, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। तो हमारे पास एक वोल्टेज आ चुका है, दूसरा वोल्टेज हमें ड्रॉ करना है। उस वोल्टेज में ये वोल्टेज है ना, I इंटू आर वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज रेजिस्टेंस में है, ये वोल्टेज आपका रिएक्टेंस में है, और ये हमें रिप्रेजेंट करना है फेजर में, तो हमें उसके लिए चाहिए I2। तो I2 कैसे आएगा देखते हैं। I2 हमारे पास यहाँ पर है, तो I2 जो बन रहा है वो बेसिकली E2 डैश से बन रहा है, और I2 जिस लोड में जा रहा है, जिस सर्किट में जा रहा है, वो जो सर्किट है वो एक लैगिंग सर्किट है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि E2 लीड करेगा, I2 लैग करेगा। और मैंने आपको ये बताया था, जो चीज लीड करती है वो पहले है, जो चीज लैग करती है वो सेकेंडरी है ना? ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको सारे फेजर सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको कहीं इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज लीड करती है वो पहले है, जो चीज लैग करती है वो बेसिकली सेकेंडरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लीडिंग और लैगिंग के हम अपने आगे के फेजर को ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं हमें I2 ढूंढना है, हम जानते हैं चूंकि सर्किट लैगिंग है, ये लीडिंग है, तो ये फर्स्ट कहाँ है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट होगा वो लैग करेगा, कहाँ आएगा? तो ये अगर लीडिंग, मैंने बोला लीडिंग हमेशा पहले आता है, तो ये लैग यहाँ आ जाएगा। ये जो डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो बेसिकली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? इट इज करंट, इट इज I2 डैश, है ना? इस पर करंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और ठीक कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? I2 तो आप ले आए हो, पर हमें क्या ड्रॉ करना है? I2 R2 एक वोल्टेज ड्रॉप है। हम जानते हैं अगर रेजिस्टिव लोड है तो जहाँ वोल्टेज होता है वहीं करंट होता है, या यहाँ ऐसा कह सकते हैं, या जहाँ मतलब करंट होता है वहीं उसका वोल्टेज होता है। यहाँ वोल्टेज कितना है? अगर करंट यहाँ पर I2 डैश है तो वोल्टेज कितना है? I2 डैश इट इज R2 डैश बाई S। ड्रॉ कर दो इसके सेम फेज में, यानी कि हम कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो कि सेम फेज में है, इस वोल्टेज की जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि करंट के सेम फेज में है, ये वोल्टेज जो है वो बेसिकली I2 डैश और R2 डैश बाई S है। तो यानी कि आप जो फेजर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है KVL और KCL का। वोल्टेज है, करंट है, वे ड्रॉप है, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। हमें ये क्वांटिटी में
ये ऐड करना है हमें, इस क्वांटिटी में ये चीज़ ऐड करनी है। ध्यान दो दोस्तों, हमें इस क्वांटिटी में ये चीज़ ऐड करनी है। तो इसके साथ एक महान अनुभव, ये जो है बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आइटम है, उसको आप बोलते हैं जे, कॉम्प्लेक्स नोटेशन, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तब हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ करने के लिए मैं ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, मैं हाल ड्रॉ कर दूंगा, 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी तरीके का फेजर को अटेम्प्ट कर सकें, एक उम्मीद है मेरी कि आप कर सकेंगे, है ना। तो देखिए हम जे के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, जे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतना सा होता है, एंगल 90। मान लीजिए ये अगर x है, ये अगर x है तो जे एक्स ये होगा। अगर इसमें मैं जे का मल्टीप्लाई करूं तो ये उस x क्वांटिटी को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ। बेसिकली दिस इज जे। अगर मैं इसको करूं जे स्क्वायर, जे से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो जे स्क्वायर बेसिकली, जे स्क्वायर होता है -1, तो इट इज बेसिकली -x। अगर मैं इससे जे से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज -jx। सो जे जो होता है इट इज ए रोटेटिंग क्वांटिटी, रोटेटिंग वेक्टर, जिसे आप बोलते हैं रोटेटिंग, रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, or sorry not conjugate, it is a rotating quantity which rotates the imaginary axis to the real axis and it is coming back to imaginary axis। तो एक रोटेशन है। अच्छा, ये एक वोल्टेज है और इसमें जो करंट है वो I2 है। तो हम जानते हैं ये जो जो वोल्टेज है वो एक प्योर इंडक्टर में है, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये देखिए X2 है ना, इंडक्टर है। इंडक्टर में हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये वोल्टेज होता है तो करंट इसमें क्या करता है, लैग करता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी वही कॉन्सेप्ट, लीडिंग, और सेकंड क्वांटिटी लैगिंग। हमारे पास करंट तो है, तो हमारे पास जो करंट है वो करंट कैसा है, मान लीजिए ऐसा है। ये लीडिंग क्वांटिटी है कि लैगिंग क्वांटिटी है, ये लैगिंग क्वांटिटी है ना। इस वोल्टेज के लिए ये टोटल एक वोल्टेज है, उसके लिए करंट लैगिंग क्वांटिटी है। अगर ये लैगिंग क्वांटिटी तो ये सेकेंड क्वांटिटी है। अगर हमारे पास सेकेंड है तो ऑब्वियसली बात, प्राइमरी कहाँ होगा, ये हमारा वो वोल्टेज होगा जो कि इस रिएक्टर में है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा जे ऑफ I2 इंटू X2 डैश, इस करंट से लीड कर रहा है। तो वही कहानी है। तो ये जो करंट है इससे यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इट इज बेसिकली जे इंटू X2 डैश। ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है हमारे पास, ठीक है फिर देख लीजिए, मेरे पे करंट था तो हमने करंट को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये लैगिंग क्वांटिटी है, हमें लीड ड्रॉ करना था, तो लीड यहाँ होगा। तो फर्स्ट क्वांटिटी ऐसे मूव करेंगे, लीडिंग, सेकंड क्वांटिटी लैगिंग, वेरी सिंपल। तो हमारा एक फेजर का फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा बहुत आसानी से यहाँ पर मतलब क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी फेजर के बारे में। देखिए यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एक और लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फेजर डायग्राम क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तकलीफें बच्चों को आती हैं इसमें ड्रॉ करने में, और मेरी उम्मीद है कि कोशिश है कि यहाँ ये क्लास पढ़ने के बाद आप फेजर डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, चाहे वो इंडक्शन मोटर का हो, चाहे सिंक्रोनस का हो, चाहे वो नेटवर्क का हो, चाहे मेजरमेंट के ब्रिजेस का हो, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सेम, बहुत सिंपल और सेम होता है। तो फेजर डायग्राम क्यों बनाते हैं, पहली चीज ये भी समझना है फेजर डायग्राम से हमें क्या मालूम पड़ता है। फेजर डायग्राम से हम सीखते क्या है, मतलब दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डायग्राम दैट वी हैव टू शो इन दिस लेक्चर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ऊपर, इस स्क्रीन में आप एक मशीन को देख रहे हैं। इस मशीन के ऊपर कुछ स्टेटर लगा हुआ है। ये बेसिकली स्टेटर है, ये इसका एयर गैप है, ये इसका रोटर है, यानी कि ये जो पार्ट है ये बेसिकली एयर गैप है, ये बेसिकली एयर गैप दे रखा है मैंने। तो जब हम करंट देते हैं तो मशीन में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि घूमती है।
और उस कारण से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और फिर रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। कंडक्टर्स बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद रोटर के जो कंडक्टर्स में बेसिक करंट फ्लो होता है, वो सब कहानी है। तो स्टेटर का जो पार्ट है, जो स्टेटर का जो पार्ट है वो आपके सामने ये एक सप्लाई है, वो स्टेटर के में जाती है। क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं पर फेज के लिए, तो फेजर भी हम ड्रॉ करेंगे एक फेज के लिए, और जो एक फेज का होगा वो सभी फेज के लिए बराबर रहेगा। बस अंतर ये आता है कि एबीसी फेज सीक्वेंस में 120 डिग्री का डिफरेंस होना जरूरी होता है। तो सप्लाई है, सप्लाई से ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होगा, उस करंट को नाम हमने दे दिया I1। यहाँ जो करंट जाएगा ये R1 X1 जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो स्टेटर में वायरिंग की गई है, और जो करंट इस सोर्स से स्टेटर की वाइंडिंग में जा रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू होती है R1, जो कि बहुत कम होती है, हम पहले से जानते हैं। और ये X1 जो होता है वो लीकेज फ्लक्स होता है, कि वो फ्लक्स जो इसमें किसी काम का नहीं है, बस क्योंकि किसी कॉइल में करंट होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो एक लॉस के फॉर्म में, एक यूजलेस फ्लक्स जिसे कहते हैं, किसी काम का फ्लक्स नहीं होता, तो वो उसको हम लीकेज रिएक्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इंडक्टर होता है, जो एक और रिएक्टेंस होता है जो कि होता है XM। इसका मेन काम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। जो ये फील्ड घूम रही है, उस जो ये फील्ड कहाँ से आ रही है, बिकॉज देयर इज सम इंडक्टेंस सम मैग्नेटिक रिएक्टेंस, तो वो ये बेसिकली यही है जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो हमारे पास दो रिएक्टेंस है, यानी कि दो इंडक्टर हैं। एक हमारा लीकेज है जो कि किसी काम का नहीं है, केवल एक छोटा सा फ्लक्स जनरेट करता है जो कि बेसिकली नेग्लिजिबल होता है। और एक होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, ये बेसिकली जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये स्टेटर के लिए है। इसमें एक छूट गया RW, वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट्स को आप बोलते हैं। RW को जनरली बोलते हैं वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट। वाइंडिंग लॉस मतलब होता है बेसिकली I²RW। जब मशीन में करंट जाता है तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज सम रेजिस्टेंस इन दी कोर, दिस इज द कोर ऑफ द मशीन, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके अंदर। अगर ये कोर गर्म होती है, दैट वी आर कॉलिंग एज ए वाइंडिंग लॉस कंपोनेंट। तो दूसरी साइड में हम देख रहे हैं, दूसरी साइड में हमारे पास इंडक्टर है जो कि इस रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है। चूंकि मशीन घूम रही है तो देयर इज ए फंक्शन ऑफ स्लिप, सब कहानी आपको पहले से मालूम है, मैं जस्ट केवल फेजर के बारे में बात करूंगा। और यहाँ डैश इसलिए लगा हुआ है कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर्ड की गई हैं। ये क्वांटिटी सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर्ड की गई है। आप चाहे तो प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सर्किट हमारे पास आ चुका है। दो सर्किट्स बनेंगे, एक प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, और बीच में मशीन है। एयर गैप से होते हुए करंट हमारा बेसिकली जो पावर है वो ट्रांसफर हो रही है। इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में मैंने एक अंतर बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो एयर गैप होता है वो होता ही नहीं है। इसमें उसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है इस तरीके से, और ये इनपुट गई, यहाँ फ्लक्स जनरेट हुआ, वायर यहाँ जो फ्लक्स घूम के लौट के आ गया। पर यहाँ जो फ्लक्स जाता है वो एयर से होते हुए जाता है, इसी से एयर गैप। तो ये एक बड़ा अंतर होता है कि इसमें रिलक्टेंस जो होता है इंडक्शन मोटर में वो ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका नो लोड करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, मेरा मोटिव है फेजर के बारे में। फेजर क्या होता है, तो हम फेजर जो होता है, हम फेजर के ऊपर थोड़ा सा भी एक डिफाइन करते हैं। वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। सिर्फ केवीएल का रिप्रेजेंटेशन है जो कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केवीएल का। कैसे कि अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाता हूँ, मान लीजिए ये लूप 2 है और इसमें इस लूप को मैं मान रहा हूँ ये लूप 1 है, तो केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन लूप 2 अगर मैं लगाता हूँ तो केवीएल लूप 2 में लगाऊंगा, माइनस से प्लस गए, इट इज बेसिकली माइनस ऑफ E2 डैश प्लस इट शुड बी I2 डैश प्लस इट शुड बी I2 dash, it should be R2 dash by S plus it is J of I2 dash into it is X2 dash. This is equation 1, है ना। तो E2 dash के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज I2 dash it is R2 dash by S
ये क्या चीज़ है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इट इज प्लस ऑफ जे आई टू डैश इट इज एक्स टू डैश। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो एक केवीएल ये लिया, सभी केवीएल इक्वेशन निकाल लो, केवीएल और केसीएल, केवीएल प्लस केसीएल का रिप्रेजेंटेशन होता है फेजर और कुछ भी नहीं है। कैसे, हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो आ रही है हम इस लूप में लगा देते हैं। तो केवीएल हम कह सकते हैं केवीएल इन लूप 1 लगा दो। जब भी आप फेजर ड्रॉ करें, किसी भी सिस्टम का फेजर ड्रॉ करें, पहले उसका सर्किट ड्रॉ करें, सर्किट ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन लिखें, उसके बाद हम ड्रॉ कर पाएंगे फेजर, ठीक है। तो यहाँ हम लगाते हैं, तो इट इज माइनस ऑफ V1 प्लस इट इज बेसिकली I1 R1, इट इज प्लस J I1 X1 प्लस इट इज बेसिकली E1 इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज I1 प्लस R1 प्लस J I1 ऑफ X1 प्लस E1। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। क्या हमारे पास सिस्टम में और कोई इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है सारी ड्रॉ करनी है। हमारे पास एक केसीएल इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ जो करंट है उसको हम मानते हैं आई नॉट। ये करंट जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली वो क्या है, आई टू डैश। तो हमारे पास केसीएल इक्वेशन भी बन रही है, केसीएल इक्वेशन। तो एक दो केवीएल है, दो केसीएल है, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको मिल गया तो फिगर तो बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं के सी एल इज इक्वल्स टू आई नॉट, इट इज आई नॉट प्लस इट इज बेसिकली आई टू डैश। तो ये हमारी होगी तीसरी इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज, कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है, देखिए यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, जो फील्ड है उसको आप बोल रहे हैं फ्लक्स। उस फ्लक्स ने स्टेटर में क्या, स्टेटर से जो फ्लक्स बना उसने रोटर में क्या प्रोड्यूस किया, उसने रोटर में क्या प्रोड्यूस किया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस किया रोटर में, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रोटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है जनरली हमेशा, गोल्डन रूल जिसे कहते हैं, गोल्डन रूल से कहते हैं कि फ्लक्स ऑलवेज लीड्स EMF बाय 90 डिग्री। तो हम अब समझते हैं, देखिए ये गोल्डन रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि पहले फ्लक्स का चेंज हुआ तब तो EMF आया। तो फ्लक्स ऑलवेज लीड्स EMF, फ्लक्स ऑलवेज लीड्स EMF बाय 90 डिग्री। तो फेजर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लक्स ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक फ्लक्स है इस तरीके से, ठीक है, ये एक फ्लक्स है और ये फ्लक्स आपके सामने है। और हमारे पास जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी में EMF है, कितना, E2 डैश। तो फ्लक्स अगर लीड करता है 90 डिग्री से EMF से, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीड कर रहा है, तो ये लैग कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा E2 डैश। समझ में आया। दिस इज फ्लक्स ऑलवेज लीड्स द EMF बाय 90 डिग्री। जो भी इंड्यूस EMF से, जो भी इंड्यूस EMF किसी फ्लक्स से लीड कर, वो बेसिकली जो भी फ्लक्स आ रहा है अगर वो कोई EMF इंड्यूस कर रहा है तो वो हमेशा लीड करेगा इंड्यूस EMF से। एक चीज और, एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए, कि फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा, मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है, और आप अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा लीड होगी, सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग होगी, है ना। सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग होगी अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमेशा लीड पे आएगी, सेकंड क्वांटिटी हमेशा लैग पर आएगी। तो हमें कोई भी एक क्वांटिटी रखनी है, हम जानते थे कि ये लीड कर रहा है तो हमने ऑब्वियस ही बात है सेकेंडरी को यहाँ रख लिया है, मतलब ये हमारा लैग कर रहा था तो हमने उसको सेकंड पे रख दिया। तो पहले हमने इसको ड्रॉ किया, सेकेंडली इसको ड्रॉ किया, तो ये हमेशा याद रखें। अब हमें जो मैंने आपको यहाँ बताया, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। बस हमें अगर केवीएल इक्वेशन जो है हमारे पास, एक केवीएल इक्वेशन ये है, एक केवीएल इक्वेशन ये है और एक केसीएल इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना है फेजर में। तो हम अगर पहले इसको लेके चले तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है, ये वाली, या देख रहे हैं यहाँ पर आ गई है E2 डैश। ये कैपिटल में था तो मैं इसको जरा कैपिटल कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा आ गया E2 डैश।
ठीक है। अब मुझे इस केवीएल इक्वेशन को उस फेजर में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास ई टू डैश तो आ गया है। अब हमें ये चाहिए है, ये और ये चाहिए, यानी कि हमें आई टू आर टू डैश चाहिए और आई टू एक्स टू चाहिए। आई टू आर टू इज ए वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। इन सब वोल्टेज को ड्रॉ कर दो फेजर में, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केवीएल। तो हमारे पास एक वोल्टेज आ चुका है, दूसरा वोल्टेज हमें ड्रॉ करना है। उस वोल्टेज में ये वोल्टेज है ना, आई इन टू आर वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है। ये आपका वोल्टेज रेजिस्टेंस में है, ये वोल्टेज आपका रिएक्टेंस में है, और ये हमें रिप्रेजेंट करना है फेजर में, तो हमें उसके लिए चाहिए आई टू। तो आई टू कैसे आएगा देखते हैं। आई टू हमारे पास यहाँ पर है, तो आई टू जो बन रहा है वो बेसिकली ई टू डैश से बन रहा है, और आई टू जिस लोड में जा रहा है, जिस सर्किट में जा रहा है, वो जो सर्किट है वो एक लैगिंग सर्किट है। लैगिंग सर्किट है यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ई टू लीड करेगा, आई टू लैग करेगा। और मैंने आपको ये बताया था, जो चीज लीड करती है वो पहले है, जो चीज लैग करती है वो सेकेंडरी है ना। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको सारे फेजर सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको कहीं इनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज लीड करती है वो पहले है, जो चीज लैग करती है वो बेसिकली सेकेंडरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लीडिंग और लैगिंग के हम अपने आगे की के फेजर को ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं हमें आई टू ढूंढना है। हम जानते हैं चूंकि सर्किट लैगिंग है, ये लीडिंग है, तो ये फर्स्ट कहाँ है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट होगा वो लैग करेगा, कहाँ आएगा। तो ये अगर लीडिंग, मैंने बोला लीडिंग हमेशा पहले आता है, तो ये लैग लैग यहाँ आ जाएगा। ये जो डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो बेसिकली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, इट इज करंट, इट इज आई टू डैश, है ना। एक बार करंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और ठीक कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, आई टू तो आप ले आए हो, पर हमें क्या ड्रॉ करना है, आई टू आर टू। आई टू आर टू एक वोल्टेज ड्रॉप है। हम जानते हैं अगर अगर रेजिस्टिव लोड है तो जहाँ वोल्टेज होता है वहीं करंट होता है, या यहाँ ऐसा कह सकते हैं, या जहाँ मतलब करंट होता है वहीं उसका वोल्टेज होता है। यहाँ वोल्टेज कितना है, अगर करंट यहाँ पर आई टू डैश है तो वोल्टेज कितना है, आई टू डैश इट इज आर टू डैश बाई एस। ड्रॉ कर दो इसके सेम फेज में, यानी कि हम कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो कि सेम फेज में है, इस वोल्टेज की जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि करंट के सेम फेज में है, ये वोल्टेज जो है वो बेसिकली आई टू डैश और आर टू डैश बाई एस है। तो यानी कि आप जो फेजर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है केवीएल और केसीएल का। वोल्टेज है, करंट है, वे ड्रॉप है, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। हमें ये क्वांटिटी में ये ऐड करना है, हमें इस क्वांटिटी में ये चीज ऐड करनी है। ध्यान दो दोस्तों, हमें इस क्वांटिटी में ये चीज ऐड करनी है। तो इसके साथ एक महान अनुभव, ये जो है बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला आइटम है, जिसको आप बोलते हैं जे, कॉम्प्लेक्स नोटेशन, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तब हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ करने के लिए मैं ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, मैं हाल ड्रॉ कर दूंगा, 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी तरीके का फेजर को अटेम्प्ट कर सकें, एक उम्मीद है मेरी कि आप कर सकेंगे, है ना। तो देखिए हम जे के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, जे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतना सा होता है, एंगल 90। मान लीजिए ये अगर x है, ये अगर x है तो जे एक्स ये होगा। अगर इसमें मैं j का मल्टीप्लाई करूं तो ये उस x क्वांटिटी को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ। बेसिकली दिस इज j। अगर मैं इसको करूं j स्क्वायर, j से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो j स्क्वायर बेसिकली j स्क्वायर होता है -1, तो इट इज बेसिकली -x। अगर मैं इससे j से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज -jx। सो j जो होता है इट इज अ रोटेटिंग क्वांटिटी, रोटेटिंग वेक्टर, जिसे आप बोलते हैं रोटेटिंग, रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और सॉरी नॉट कॉन्जुगेट, इट इज
rotating a quantity which rotates the imaginary axis to the real axis and it is coming back to imaginary axis. तो एक रोटेशन है। अच्छा, ये एक वोल्टेज है और इसमें जो करंट है वो I2 है। तो हम जानते हैं ये जो जो वोल्टेज है वो एक प्योर इंडक्टर में है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये देखिए X2 है ना, इंडक्टर है। और इंडक्टर में हम जानते हैं अगर मान लीजिए ये वोल्टेज होता है तो करंट इसमें क्या करता है, लैग करता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी वही कॉन्सेप्ट लीडिंग और सेकंड क्वांटिटी लैगिंग। हमारे पास करंट तो है, तो हमारे पास जो करंट है वो करंट कैसा है, मान लीजिए ऐसा है। ये लीडिंग क्वांटिटी है कि लैगिंग क्वांटिटी है, ये लैगिंग क्वांटिटी है ना इस वोल्टेज के लिए। ये टोटल एक वोल्टेज है उसके लिए करंट लैगिंग क्वांटिटी है। अगर ये लैगिंग क्वांटिटी तो ये सेकेंड क्वांटिटी है। अगर हमारे पास सेकेंड है तो ऑब्वियसली बात प्राइमरी कहाँ होगा, ये हमारा वो वोल्टेज होगा जो कि इस रिएक्टर में है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा J ऑफ I2 इंटू X2 डैश, इस करंट से लीड कर रहा है। तो वही कहानी है। तो ये जो करंट है इससे यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इट इज बेसिकली J इंटू X2 डैश। ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, हमारे पास ठीक है। फिर देख लीजिए मेरे पे करंट था तो हमने करंट को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये लैगिंग क्वांटिटी है, हमें लीड ड्रॉ करना था तो लीड यहाँ होगा। तो फर्स्ट क्वांटिटी ऐसे मूव करेंगे लीडिंग, सेकंड क्वांटिटी लैगिंग। वेरी सिंपल। तो हमारा एक फेजर का फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा बहुत आसानी से यहाँ पर मतलब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी फेजर के बारे में। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले फेज में। ये जो फेज है ये जो वाला है, अब मतलब प्राइमरी साइड में जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसके बारे में बात करते हैं कि इसका फेजर कैसे बनेगा। ये भी एक वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है और ये भी एक वोल्टेज है, पर यहाँ एक वोल्टेज है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो वोल्टेज है वो बेसिकली E1 वोल्टेज है ना, और इधर जो वोल्टेज है वो बेसिकली E2 वोल्टेज है, E2 डैश जिसे बोलते हैं, है ना। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो वोल्टेज आया है ये बेसिकली इसको अपोज करता है। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो फैराडेस के लॉ बताए गए हैं वो बेसिकली यही चीज़ है कि E इज इक्वल्स टू बेसिकली माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है E1 वो बेसिकली उस वोल्टेज का अपोज करता है क्योंकि जो इसी के कारण से प्रोड्यूस हुआ है ना। सिमिलरली ये जो वोल्टेज है ये E1 का अपोज करेगा। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन में भी यही होता है कि I2 डैश जो करंट होता है, सेकेंडरी करंट जो होता है वो प्राइमरी को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही जो ट्रांसफॉर्मर में होता है सेम कहानी हमारे इसमें भी होती है। यहाँ हम देखेंगे कि इस फेजर में जो ये फेजर है, ये जो फेजर आप ड्रॉ कर रहे हैं इसमें क्या होगा कि E2 को अपोज कौन करेगा, E1। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे E1, तो आई थिंक ये सही है ना। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या हो जाएगी हमारी E1। अच्छा है ना, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि E2 को अपोज E1 करता है और E1 को अपोज बेसिकली V1 करता है। तो ये बिकॉज जो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी का कॉन्सेप्ट है, जो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा, इसका मतलब भी यही है, ये माइनस का इंडिकेशन ये होता है कि ये अपोज द कॉस, ये कॉस को अपोज करता है जिस कारण से वो आया है, लेंज लॉ जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, अब इसके अंदर E1 हमारे पास आ गया तो ये क्वांटिटी का हमारा ये वाला टर्म हमारे पास आ चुका है। हमें अब चाहिए I1 और हमें चाहिए I1 है ना। I1 अगर मुझे मिल जाए तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इसका आगे का फेजर, लेकिन I1 तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास अभी क्या है, I2 डैश। हमारे पास I2 डैश है। I2 डैश क्या चीज है पहले वो देख लेते हैं। I2 डैश वो करंट है जो सेकेंडरी में फ्लो हो रहा है। अब मैं आपसे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर आप थोड़ा समझो, यहाँ पे I2 डैश को समझाने के लिए ट्रांसफॉर्मर की बात करना पड़ेगी कि ट्रांसफॉर्मर में आपने कभी अगर पढ़ाई होगा कि जब लोड कनेक्ट होता है, यहाँ पर हम सेकेंडरी में
जब सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हैं, कोई भी हमने लोड कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो करंट यहाँ आता है I2 डैश, वो जैसे ही लोड कनेक्ट होता है वो करंट यहाँ से जाएगा, लोड में जाएगा, लोड से फिर से ये कॉइल में जाएगा। जब कॉइल में करंट जाएगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है आपसे कि यहाँ पर, सॉरी काफी ज्यादा जूम हो गया, हाँ यहाँ ये अब देखिए, है ना। यहाँ पर हमने जब करंट आप भेजते हैं तो एक फ्लक्स जनरेट होता है, वो फ्लक्स यहाँ से यहाँ मूव करता है और उसको आप बोलते हैं प्राइमरी फ्लक्स, ठीक है। उसको मेन फ्लक्स भी आप कह सकते हैं कि वो मेन फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। म्यूचुअल फ्लक्स जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ लेकर आएगा और यहाँ पर ईएमएफ लेकर आएगा। जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं तो ये जो करंट है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, और वो करंट बेसिकली लोड में जाएगा और वापस बैक टू कॉइल में जाएगा। जब ये करंट फिर से कॉइल में जाएगा तो ये एक और फ्लक्स जनरेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 5M डैश था, ये फ्लक्स जनरेट करेगा 5-2 डैश, जो कि सेकेंडरी करंट से आ रहा है। वो मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा होता नहीं है, जैसे ही ये फ्लक्स आता है उसी समय, जब ये फ्लक्स जनरेट होता है उसी समय काउंटर बैलेंस फ्लक्स, काउंटर बैलेंस फ्लक्स किसे क्या बोलते हैं आप, काउंटर बैलेंस फ्लक्स, या आप कह सकते हैं काउंटर बैलेंस करंट। इसको आप क्या बोल सकते हैं, I1 डैश इज इक्वल टू काउंटर बैलेंस करंट। एक काउंटर बैलेंस करंट या IC बोल दो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। सपोज एक काउंटर बैलेंस करंट जनरेट होता है जो कि एक एडिशनल फ्लक्स देता है जिसका मैग्नीट्यूड 5-2 डैश के इक्वल होगा और इसे कैंसिल कर देता है। यानी कि सेकेंडरी से जो करंट आया उससे जो फ्लक्स बना उसने मेन फ्लक्स को कम करने की कोशिश करी, और मेन फ्लक्स हमारा बेसिकली हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो वो क्या करता है कि यहाँ से एडिशनल एक करंट, सप्लाई का करंट जो होता है वो फ्लो होता है, और उससे हमारा एडिशनल करंट आने से एक फ्लक्स और बनेगा। वो फ्लक्स हमारे सेकेंडरी फ्लक्स के जो मैग्नीट्यूड है उसको खत्म करते हुए मेन फ्लक्स को कांस्टेंट कर देगा। तो वही कहानी हमारे इस ट्रांसफार्मर के जो होती है वही हमारी इंडक्शन में भी होती है, और वो कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा कि यहाँ पर जो सेकेंडरी पे करंट है, मान लीजिए ये इंडक्शन मोटर है और हमने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट करा हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए एक लोड कनेक्टेड है और इस लोड पर हमने एक मास कनेक्ट कर रखा हुआ है, एक मास है, और इस मास को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इस लोड को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, लोड अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा तो एक काउंटर बैलेंसिंग करंट, जिसको आप बोलते हैं IC, काउंटर बैलेंसिंग करंट, प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए निकलेगा, जो कि इसको जस्ट इसका अपोजिट होगा, जो कि इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड counter a balancing current to maintain the main flux constant in the induction motor. Similarly, in the case of transformer as well, this thing happen. So एक करंट एक्स्ट्रा जिसे आप बोलते हैं I2 डैश का जो एक्स्ट्रा करंट आप बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। उस करंट को आप मैं क्या नाम दिया है, काउंटर बैलेंसिंग करंट। सॉरी, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज द काउंटर बैलेंसिंग करंट। वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, इसको आप बोलते हैं, लेट सपोज इसका मैं नाम दे देता हूँ I1 IC नाम दे दीजिए, है ना। अब ये तो हो गया काउंटर बैलेंसिंग करंट। अब हमारे पास एक करंट और रहता है एज पर दिस KVL इक्वेशन, I0। तो I0 तो जो है करंट वो किसके अंदर है, एक वोल्टेज ड्रॉप एक XM के अंदर है और E के अंदर है। यानी कि अगर ये E है और ये I0 है तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी E होगा, E1 होगा। E1 और I0 में एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि ये प्योर इंडक्टर है, इसमें जो करंट है वो IM होगा, इसमें जो करंट है बेसिकली वो IW होगा। तो IM और E में कितना एंगल होगा, 90 का। और सिमिलरली RW और E में कितना एंगल, IW और E1 में कितना एंगल होगा, 0 का। और ये जो करंट है I0 वो जा रहा है RL लोड के अंदर। RL लोड मतलब वो क्या, लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि ये जो EMF है ये लीड करेगा कुछ एंगल पे I0 से। तो वही चीज़ और सिंपल चीज़ है।
तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफाई करते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। और इस तरीके से ये मेरा हो गया आई नॉट। इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा मेरा आई एम, दूसरा कंपोनेंट जो हमारा आएगा उसको आप बोलेंगे बेसिकली आई डब्ल्यू। आई एम जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन में है, तो इसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आप इसको नाम देते हैं, जनरली इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में चूंकि आपको पता है, मैं ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा, ये जो कंपोनेंट होता है आई एम की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें जो एयर गैप होता है उससे रिलेक्टेंस बहुत कम होता है। टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू एन इंटू आई एम अपॉन रिलेक्टेंस। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के एयर इंडक्शन के अंदर जो एयर गैप होता है उससे रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादा रिलेक्टेंस के आने से हमारा जो मेन फ्लक्स है वो कम जाएगा। तो मेन फ्लक्स कम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग करंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए इंडक्शन मोटर का जो आई नॉट है वो ही थोड़ा सा इधर आता है, और ट्रांसफार्मर का जो आई नॉट है वो यहाँ पे ही आता है, उसमें थोड़ा सा कम रहता है। तो हालांकि ये मैंने आपको समझाया हुआ है। एनीवेज, इसका रिजल्टेंट जो है वो बेसिकली हमारा हो जाएगा, इसको हम नाम दे सकते हैं I1, लाइक दिस इज बेसिकली, उसको आप नाम दे दीजिए I1। बस I1 हमारे पास आ गया है। अब हमको ड्रॉ करना है I1R1 और JI1X1, सिंपल सा है। तो इसका सम मतलब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज E1 में बस ये वोल्टेज ऐड कर दो, उसके बाद ये वाला वोल्टेज ऐड कर दो और ये हमारे V1 के इक्वल होगा। तो I1R1 जो वोल्टेज है वो एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज है, तो इसका जो ड्रॉप है, अगर मान लीजिए ये V है तो अब इसी बात है IR इसके सेम फेज में होगा। और ये जो बेसिकली इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है इसको आप VX बोल रहे हैं, ये VR, तो इसमें जो करंट होगा वो लैग करेगा, तो ये हो जाएगा IX। तो वही चीज़ यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज बेसिकली वी कैन से दिस इज द सेम फेज ना, ये सेम फेज में है। हमने इसको इसी के साथ क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि E1 में हमें क्या ऐड करना है, I1R1, तो हमें KVL को फॉलो करना है, इसलिए हमने E1 में बेसिकली ये क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज I1R1, दिस इज बेसिकली I1R1। और ये जो है इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री पर समझ लीजिए, 90 डिग्री पर क्या है, JI1X1, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा क्या है, V1, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज है, और इसको अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ तो ये करंट इससे बेसिकली लीड करेगा इस I1 से। तो इस तरीके का फेजर हमारे सिलेबस में है, पर इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, इट लुक्स लाइक 100% लाइक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सब कुछ है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है जो कि हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ये जो एंगल है E और I0 के बीच का, ये एंगल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ये एंगल बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से इस मशीन का पावर फैक्टर बहुत कम होता है। तो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होने का कारण यही है कि इसका रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसका मेन फ्लक्स स्टार्ट होता है। अगर मेन फ्लक्स ही खत्म हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो रही है, तो वो हमारी फिर स्पीड ही नहीं बनेगी, तो हमें मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से इसका जो बेसिकली एंगल है V और I के बीच का, जिसे बोलते हैं नो लोड एंगल, तो पावर फैक्टर को बहुत पुअर कर देती है। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। जस्ट लैगिंग लीडिंग को याद रखें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।